नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के महापर्व के मतदान संपन्न होने के बाद अब समय मतगणना का आ गया है। कल काउंटिंग होगी, जिसको लेकर चुनाव आयोग से लेकर पुलिस प्रशासन मतगणना की तैयारियों में जुटा है। वहीं सियासी पार्टियां और उम्मीदवार मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग मैनेजमेंट पर फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस ने काउंटिंग के लिए काउंटिंग एजेंट्स के साथ एडवोकेट्स की फौज भी तैयार की। इस बार काउंटिंग सेंटर पर उतारने की पूरी तैयारी कांग्रेस की है। वहीं बीजेपी ने भी बड़े स्तर पर काउंटिंग के लिए एजेंटों की तैयारी की है। यूं तो सभी चुनावी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उम्मीदवारों के समर्थक लड्डू और पटाखों के इंतजाम में लगे हैं। ऐसे में अब सबको कल आने वाले फाइनल नतीजे का इंतजार है। यानी तस्वीर कल साफ हो जाएगी कि जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरा है और कौन नहीं। तो नतीजों का इंतजार है। अब बस कुछ ही समय बाकी है। उसके बाद जब सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी तो तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो जाएंगी कि जो दावे और वादे किए जा रहे थे उन दावों में कितना दम है। बीजेपी अपने दावे कर रही है, कांग्रेस अपने दावे कर रही है कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, 10/10 आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि क्लीन स्वीप है। सवाल इसी के इर्द गिर्द रहेगा कि कल के नतीजों में आखिर रहेगा क्या, किस तरीके की गहमागहमी प्रदेश में देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर है डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर है देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। लीजिए, लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती में अब बस घंटों का ही वक्त बचा है। आप सोकर उठिए कि टीवी चैनल्स पर तबसरा शुरू। वोटों की गिनती के लिए प्रदेश में 90 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। यानी हर विधानसभा में पड़े वोटों का अलग काउंटिंग सेंटर। ज्यादातर जगह पर 12 से 14 टेबल लगाई गई हैं। 14 से 18 राउंड के बीच एक विधानसभा के वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी। इस खास मौके पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ये काउंटिंग के लिए हमारा जो सुरक्षा का चक्र पहले ही स्ट्रांग रूम का 3 स्तर का सुरक्षा का चक्र पहले से लगा हुआ है, जिसमें सीएपीएफ की कंपनी है, स्टेट आर्म पुलिस है और पुलिस की जो नाके लगे रहते हैं। अब कल हमने 2 और स्तर के नाके लगाए जाएंगे, तो 5 स्तर की जो सुरक्षा है उसका इंतजाम किया जाएगा। यहाँ पे किसी भी व्हीकल को इस प्रेमाइसिस के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। तो इसलिए मेरा काउंटिंग एजेंट से और जो काउंटिंग के कर्मचारी है उनसे भी अनुग्रह है कि अपने वाहनों को इस परिसर में ना लेके आएँ। इसके अलावा सबके जो पास जारी किए हैं, पास जारी किए हुए व्यक्ति ही उनको ही काउंटिंग सेंटर के अंदर आने की अनुमति प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि पुलिस ने सियासी दलों से संयम बनाए रखने और नियमों के पालन की अपील की है। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर एक तरह से अलर्ट जैसी स्थिति बताई गई है। उधर पानीपत की 4 विधानसभाओं के लिए बीजेपी ने 400 क्विंटल लड्डू के ऑर्डर दिए हैं। यानी हर विधानसभा के लिए 100 क्विंटल लड्डू। जो एक भारी भरकम लोगों का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है, जो कल वास्तविक स्थिति के सामने लोक जनता के बीच में आने वाला है, तो ऐसे में हम सब भारतीय जनता पार्टी के समस्त जिला का कार्यकर्ता उत्साहित है और उन्होंने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर विधानसभा वाइज 100 क्विंटल लड्डू के ऑर्डर किए हुए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे, पर करीब 1.25 करोड़ वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों में माना जा रहा है। इनमें कई ऐसे उम्मीदवार भी शामिल हैं जिनकी जमानत भी जब्त होगी, पर ज्यादा चर्चा उनकी होगी जो जीत के सिकंदर बनेंगे। टोटल टीवी की भी यही अपील कि लोकतंत्र के इस उत्सव का आनंद लीजिए, आपसी प्रेम प्यार और मान सम्मान बनाए रखिए। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, हम कहते तो हैं, पर कोशिश करिए कि अच्छे लोगों को राजनीति में लाइए ताकि आपका भरोसा बना रहे। जय हो। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो अब फाइनल नतीजे का इंतजार है। जो नूरा कुश्ती, सियासी नूरा कुश्ती देखने को मिल रही थी बीते महीनों के दरमियान कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, या यूं कहें
डीजीपी भी पीछे नहीं थी, उसने भी जो चुनावी रणनीति से उसे बिठाने की कोशिश की, तो वही इनेलो ने भी दमखम खूब दिखाया। अब जनता की बारी है। जनता ने अपने जो खासकर उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद किया है। अब जब काउंटिंग होगी तो तस्वीरें साफ होंगी। देवेंद्र, कल मतगणना है, अब फाइनल नतीजे का इंतजार है। क्या कुछ सियासी सुगबुगाहट हरियाणा में देखने को मिल रही है, क्योंकि कल तस्वीरें धीरे धीरे साफ होंगी जब सुबह से काउंटिंग होगी उसके बाद? देखिए सौरभ, 25 मई को मतदान हुआ था, 11 दिन पूरे हुए। 11 दिन का इंतजार, एक एक दिन इंतजार करो। हालांकि 25 मई के बाद जब मतदान हुआ, एक दो दिन लोगों ने आराम किया, लेकिन उसके बाद टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे कि वो दिन कब आएगा। 4 जून का मंगलवार का दिन, एक एक करके दिन निकलते गए। और आज जब हम बात करें, अब तो कुछ घंटों की बात है, शाम हो गई है, रात को लोग सोएंगे और सुबह उठेंगे तो सबसे पहला ध्यान जाएगा, पाठ पूजा कर लेंगे, उनका ध्यान होगा कि ये देखते हैं आज होता क्या है। जो लोग राजनीति में दिलचस्पी हैं, राजनीति में हैं, या उम्मीदवारों के समर्थक है, पार्टियों के नेता, तमाम लोग कल सुबह नहा धो के जल्दी नाश्ता करके मतगणना की तरफ उनका रुख होगा कि होता क्या है। मेरे को लगता है धीरे धीरे पहले 2 घंटे 3 घंटे थोड़ी सी झलक जरूर दिखा देंगे कि मान लो कौन लीड ले रहा है, किस क्षेत्र में किस पार्टी का ले रहा है। 12-1 बजे के आसपास स्थिति क्लियर हो जाएगी कि इस देश का भविष्य है किसके हाथ में है, कौन इस देश की सत्ता को संभालेगा। तो कुल मिलाकर इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम हैं। जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता और छोटे नेता, वो शायद उनको हजम नहीं हुए एग्जिट पोल। उनका ये कहना है कि 2004 में भी जो कुछ इस तरह के एग्जिट पोल दिखाए गए थे, लेकिन उसके उलट हुए थे। तो उनको एक उम्मीद उनकी बंधी हुई है, बची हुई है। अपने डर को जाहिर तो नहीं करे, लेकिन ये दलील दे रहे हैं कि आप 4 जून का इंतजार कीजिए। एग्जिट पोल ये खाली अनुमान है कि 140 करोड़ लोगों का देश है। अगर कुछ हजार लोगों का आप सैंपल सर्वे लेते हो तो उसको हम ये नहीं मान सकते कि वो वास्तविकता है। तो 4 जून का इंतजार किया जा रहा था, 4 जून आखिर आ गई है। अब कल सुबह 8 बजे मतदान केंद्र जहां जहां थे वहां पे मतगणना शुरू होगी। 8 बजते ही जो चुनाव स्टाफ है उनको 2 बार ट्रेनिंग दी गई, फाइनल रिहर्सल भी की गई। सबसे बड़ा दारोमदार अब सुरक्षा एजेंसियों का है, स्टेट पुलिस है, सेंट्रल फोर्सेस भी हैं, होम गार्ड्स है, अलग अलग लेयर की सुरक्षा है और उनको कंट्रोल करने के लिए इंतजाम भी अभूतपूर्व किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि कोई गड़बड़ी नहीं करने दी जाएगी, लेकिन जिस तरीके का माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, जो एग्जिट पोल है, मुकाबला बीजेपी जो कांग्रेस का था, उसको देखते हुए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने अपील की है बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों से, उनके समर्थकों से, पार्टियों के नेताओं से कि जो नियम बने हैं उनका पालन कीजिए, सुरक्षा व्यवस्था का सम्मान कीजिए। लोकतंत्र का ये उत्सव है, महाउत्सव। तो जो भी मतगणना होगी, जो भी रिजल्ट आते हैं, आप संयम बनाए रखिए, क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन माहौल खराब ना हो। अपनी जिम्मेदारी को सभी लोग पूरा करें। प्रशासन और पुलिस की भी जवाबदेही है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, माहौल खराब ना हो। जिस तरीके से मतदान हुआ था, जिस शांति के साथ, मतगणना भी वैसे ही हो और हार जीत को स्वीकार किया जाए, ये अपील की जा रही है। महेश, जो तस्वीर अब से कुछ घंटों के बाद साफ हो जाएगी, जिस तरीके से देवेंद्र ने भी जिक्र किया, किस तरीके की परिस्थिति देखने को मिल रही है हरियाणा में, खासकर क्योंकि दिलों की धड़कनें तो तेज हुई हैं नेताओं की, उम्मीदवारों की, और इस बीच भीतरगात ये तमाम तरीके की सवाल भी उठने लगे हैं सियासी। अब सवाल यह है कि अब क्या स्थिति होगी, क्योंकि नतीजे आ जाएंगे कल जब काउंटिंग होगी, उसके बाद तस्वीरें 12 बजे के बाद धीरे धीरे साफ होती नजर आएंगी। महेश, आवाज आ रही है आपको? चलिए वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। किस तरीके की परिस्थितियां अब देखने को मिलेंगी? महेश, मैं लौटूंगा आपके पास। वीरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? जी 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 जी, किस तरीके की परिस्थिति अब बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि कुछ घंटों के बाद अब तस्वीर साफ होगी
राजनीतिक दलों की कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की खासकर दलों की धड़कनें जरूर बढ़ती नजर आएंगी। अब देखिए, अब तो वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। अब देखिए, अगर हम एग्जिट पोल को देखें, चाहे हम योगेंद्र यादव का आकलन देखें या सी वोटर के यशवंत देशमुख का, तो वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 5-5 की बराबर की सीटें दे रहे हैं। हालांकि मेरा ऐसा अनुभव कहता है कि ये स्थिति होने वाली नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को भी 5 सीटें मिले और कांग्रेस को भी 5 सीटें मिले। देखिए, सबका अपना अपना आकलन है। अब ये तो कल तस्वीर स्पष्ट हो ही जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। देखिए, ये बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में कमी आ रही है और कुछ सीटों का भी नुकसान होगा, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। देखिए, जब एग्जिट पोल पर लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्साहित हैं, तो हरियाणा के संदर्भ में उनका जो उत्साह है वो ठंडा तो पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इतनी दुर्गत होगी ये कल्पना नहीं है। अब देखिए, चाहे हम हिसार की बात करें, तो हिसार में कांग्रेस की 2011 का उपचुनाव था, 2014 का चुनाव लोकसभा चुनाव था, 2019 का लोकसभा चुनाव तो कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। लगातार 3 चुनाव से कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। तो अब कैसे कि ये कल्पना की जा सकती है कि हिसार में अब कांग्रेस जहां जमानत जब्त हो रही थी वहां कांग्रेस जीत की ओर चली जाएगी। हालांकि देखिए, सबका अपना अनुमान है, आकलन है, ये तस्वीर तो कल ही स्पष्ट हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हिसार में भी जीत की संभावनाएं बनी हुई हैं। देखिए, बाकी जगह करनाल में निश्चित है, अंबाला में भी भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है और ये स्थिति कुरुक्षेत्र में भी है, फरीदाबाद और गुड़गांव में भी है। तो इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 5 सीटें मिलेंगी, ये हो सकता है कि विपक्ष के लोगों का उत्साह भी हो। लेकिन देखिए, एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल की अपनी प्रामाणिकता है, वो उसकी प्रामाणिकता पर क्या प्रश्न चिन्ह है, कितनी उसकी पुष्टि है, ये तो कल ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां की मोदी फैक्टर तो था, चाहे कम था, राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी अवश्य थी, लेकिन मोदी के करिश्मे को इनकार नहीं किया सकता। जो वोट मिला है मोदी के नाम पर मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर जो है सिमट जाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। विनीत जी, जो टक्कर है जो देखने को मिल रही थी, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था, बेरोजगारी का मुद्दा था जो विपक्ष लगातार उठा रहा था, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी जोर शोर से विपक्ष द्वारा उठाया गया था। इन तमाम अगर मुद्दों की बात की जाए तो ये तमाम मुद्दे क्या इस चुनाव में हावी होते हुए नजर आए हैं? क्या वो हावी होते हुए विपक्ष के पक्ष में नजर आए हैं? किस तरीके की परिस्थिति बनी है? क्योंकि मुद्दे तो उठाए गए, जाहिर सी बात है फायदे के लिए उठाए गए। देखिए, ये मुद्दे तो थे, लेकिन क्या इन मुद्दों का विपक्ष को लाभ मिला? क्या कांग्रेस इन मुद्दों को लाभ उठाने की स्थिति में थी? उस तरफ देखा जाए तो कांग्रेस के पास लीडरशिप कहां थी? तो कांग्रेस ने भी हालांकि बड़े आकर्षक नारे दिए। कांग्रेस ने अपनी न्याय की गारंटी भी दी कि 85 रुपए हर माह में, यानी कि 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष जो है महिलाओं के खाते में आएगा, लेकिन ये संदेश आम मतदाताओं तक पहुंचा ही नहीं। और कांग्रेस के ये जो न्याय की गारंटी थी लोगों ने विश्वास भी नहीं किया। तो ये है कि ये बेरोजगारी का मुद्दा था, किसान आंदोलन का मुद्दा था, महिला पहलवानों से दुर्व्यवहार का मुद्दा भी था, लेकिन शहरी क्षेत्रों में स्थिति अलग थी। वहां प्रधानमंत्री के चयन की बात थी, वहां प्रधानमंत्री का चुनाव करना था। जब प्रधानमंत्री के चुनाव की बात आ जाती है तो वहां नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी हो जाता है, लोग नरेंद्र मोदी के प्रति झुकाव हो जाता है, चाहे गांव की स्थिति भी रही हो। जब प्रधानमंत्री के चयन की बात आती है तो स्थिति भिन्न हो जाती है। ये ठीक है कि राज्य सरकार के प्रति आक्रोश था, लोगों में असंतोष भी था, और जो अपेक्षाएं थी, ये बात ठीक है कि भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, लेकिन लोगों में अभी भी भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का जो आकर्षण है वो भले ही जो पहले जैसा ना रहा हो, लेकिन कम भी नहीं हुआ। आज भी प्रधानमंत्री के रूप में जब बात आती है तो ये नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लोग मोहर लगाते हैं। बिल्कुल। देवेंद्र, जो मुख्यमंत्री नायब सैनी दावा कर रहे हैं राहुल गांधी के बयान पर, उन्होंने आज एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के अंदर बचपना है और बीजेपी 400 की 400 सीटों पर, यानी 400 पार की बात जो प्रधानमंत्री कहते आए हैं, उन्होंने कहा कि कमल खिलाने जा रही है। वो जो दावा है, जो बातें हैं, उसमें क्या दम है, कितना दम है? क्योंकि सूबे के मुखिया इस तरह की बात कहते, जाहिर सी बात है कुछ आधार जरूर होगा। देखिए सौरभ, ये चीजें हालांकि चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी कही गई, अब तो मतगणना का समय है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि बीजेपी के छोटे बड़े नेता सब ये एस्टेब्लिश करने में लगे हैं कि जो 400 पार का जो एक नारा दिया गया था, जो एक टारगेट को सेट किया गया था, तो जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, जिस तरीके के एग्जिट पोल आए, तो शायद उन चीजों को हूबहू साबित करने के लिए इस तरह के बयान अब दिए जा रहे हैं। ठीक है देवेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास। महेश, किस तरीके की परिस्थितियां, जो चुनावी गफलत की स्थिति थी वो अब तस्वीर साफ हो जाएगी, कुछ घंटों का इंतजार है, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। हरियाणा में जो 10 की 10 सीटें हैं उसमें किस तरीके की परिस्थिति बनती नजर आ रही है?
देखिए, इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 सीटों का दावा बार बार मजबूती के साथ सामने रख रही थी, वो दावा तो पूरा होने वाला नहीं है। भले ही 1 सीट की सेंधमारी हो, 2 की हो, 5 की या 6 की, लेकिन सेंधमारी तो तय है। इतना तो निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी का खाता खाली नहीं रहेगा। अच्छा खासा वोट परसेंटेज के लिहाज से कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने वाला है। और चुनावी मुकाबला जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, कांटे की टक्कर ज्यादातर सीटों पर कही जा रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर हम 2 पर भी राजी हो जाते हैं और 4 पर भी और 5 पर भी। दरअसल जो मार्जिन है हार और जीत का बहुत कम हो चुका है। 19 लाख वोटों में यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 5 से 10 हजार वोट किस तरफ ज्यादा हो सकता है और किस तरफ कम हो सकता है। लेकिन मिनिमम गारंटी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का खाता जो है खुलने वाला है, खाली नहीं रहेगा। और कड़ी चुनौती यहां पर देखने को मिली है। मैं कड़ी चुनौती इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव का मैं जिक्र करूं, 2019 के लोकसभा चुनाव का मैं जिक्र करूं तो 2 लाख से 5 और 5 साढ़े 5 लाख रोहतक सीट को मैं छोड़ दूं तो 2 लाख से 5 लाख साढ़े 5 लाख वोटों से हार और जीत का जो निर्णय है वो किया जा रहा था। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि 10, 20, 30, 40, 50 उससे ज्यादा नहीं, हार और जीत का जो अंतर है वो तय होने वाला है। यानी ये तो तय है कि अब कड़ा मुकाबला यहां पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। अब 10 सीटों में से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी बचाए रख पाएगी और कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर जीत का परचम लहराएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। खाता खाली कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा, ये तो तय है। अब 10,000, 20,000 वोट किस तरफ ज्यादा और किस तरफ कम होंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प है। चुनावी मुकाबला इसलिए और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि 4 महीनों के बाद जब विधानसभा का जो बिगुल है वो बजता हुआ नजर आएगा, जब हुंकार अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से भरी जाएगी, तो कांग्रेस पार्टी यहां पर कमजोरी की स्थिति में नहीं है। इतना तो तय माना जा सकता है। शुरुआत में हम मान रहे थे कि एक तरफा जो है ये इलेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से कांटे की टक्कर कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को बना दिया, जहां पर सबसे बड़ा जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी का था, तो ऐसे में हरियाणा की सरकार को तो एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना है। तो ऐसे में फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीदें बड़ी हैं। कितनी सीटें उनके खाते में आएगी ये देखने वाली बात रहेगी। खाता खाली कांग्रेस का नहीं होगा और विधानसभा चुनावों के लिहाज से अच्छी खासी तैयारी इस वक्त तक कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। देवेंद्र, जो काउंटिंग मैनेजमेंट है उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टियां इस बार जोर दे रही हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। एडवोकेट्स की फौज भी कांग्रेस के द्वारा तैयार की गई है, कुछ एजेंट्स भी लगाए गए हैं और बीजेपी लगातार उस पर फोकस दे रही है। राजनीतिक लिहाज से कितना फायदा इस काउंटिंग मैनेजमेंट का पार्टियों को होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मॉनिटरिंग तो की जाएगी अपने अपने एजेंट्स के द्वारा कि किस बूथ पर किस तरीके की चीजें चल रही हैं और चुनाव आयोग की प्रक्रिया तय प्रक्रिया के मुताबिक ये सारी चीजें की जाएंगी। इसका फायदा कितना होगा और पार्टी क्या किस तरीके से आने वाले चुनाव में भी उसका परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा के बाद जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया कि विधानसभा का रण है तो फाइट टफ अभी से होती हुई नजर आएगी। देखिए सौरभ भाई, ये जो काउंटिंग होनी है, आप ये मानकर चलिए, काउंटिंग में तो जो उम्मीदवार है उनके एजेंट्स होते हैं, प्रशासन के लोग होते हैं, तमाम तरह के चाक चौबंद इंतजाम तो पहले से होते हैं ताकि मॉनिटरिंग जबरदस्त रहे, कहीं कोई गुंजाइश ना जाए कोर्ट में जाने की, कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की। प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है, उन्होंने भी शपथ ली होती है अपने पद की, गोपनीयता की और अपनी जिम्मेदारी को निभाने की। तो पहले भी काउंटिंग के टाइम चाक चौबंद इंतजाम थे, लेकिन अब कांग्रेस की उम्मीद मेरे को लगता है इस बात पर टिकी है कि जिस तरीके से 400 पार का टारगेट रखा गया था बीजेपी की तरफ से और एग्जिट पोल भी कहीं उसके करीब आ रहे हैं, तो कांग्रेस के अंदर का डर यही है कि जो टारगेट सेट था एग्जिट पोल भी उस तरह के आ रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा मेरे को लगता है चुकन्ना हो रही है। इसीलिए शायद एडवोकेट जो टेक्निकली ज्यादा साउंड होते हैं, कानूनी दाव पेच को जानते हैं, उनकी मदद ली गई है, उनको साथ बिठाया गया है। तो किसी भी तरह का कोई जोखिम कांग्रेस नहीं लेना चाहती। उस स्थिति में जब कांग्रेस ये देख रही है कि बहुत सारी सीटों पे जोरदार मुकाबले हुए, कांटे के मुकाबले और 50-50 की बातें होती ही रही है, बीजेपी के लोग भी माने कि 50-50 हो सकता है, हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जोखिम उठाना या कोई चूक होना कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं होता। और इन्हीं रिजल्ट पे, लोकसभा के चुनाव परिणामों पर ही विधानसभा के जो है वो आधार रहेगा इन्हीं चुनाव को देखकर। तो इसीलिए किसी भी तरह की कोताही कांग्रेस नहीं बरती, एक्स्ट्रा कोशिश होकर कांग्रेस चल रही है। ठीक है महेश,
देखिए, दिल्ली के अंदर एक खास ट्रेनिंग यहां पर दी गई है। तमाम जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उन्हें वहां पर दिल्ली भेजा गया था। कांग्रेस पार्टी ने पहले से तय किया कि काउंटिंग एजेंट्स किन किन लोगों को बनाया जाना है। उनको बड़ी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा गया। खासकर उन लोगों को इस ट्रेनिंग में शामिल किया गया जो कि बैलेट वोट्स आएंगे उनकी जो है काउंटिंग में शामिल जो काउंटिंग एजेंट्स होने वाले हैं उन्हें दिल्ली ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। और लगातार 2 दिनों से ये जो लोग दिल्ली में ट्रेनिंग लेकर आए हैं ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, नीचे के काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग लगातार दे रहे हैं। ये जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी कि कांटे की टक्कर तमाम सीटों पर है और कांग्रेस पार्टी को लगातार ये लगता है कि 5, 10, 20 हजार से अगर हार और जीत का निर्णय हुआ तो फिर उनके साथ धोखा हो सकता है। 4, 5, 6 हजार की अगर हार जीत कहीं होती है और कांग्रेस पार्टी के खाते में जीत जाती नजर आई तो उनके साथ धोखे की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। और यही वजह कि तमाम जो काउंटिंग एजेंट्स यहां पर तय किए गए वो ये इस सोच के साथ तय किए गए कि इस तरह के उच्च क्या कह सकते हैं कि किसी भी तरह के दबाव को झेलने में सक्षम जो काउंटिंग एजेंट्स हैं ऐसे लोगों को अंदर दाखिल करवाया जा रहा है। पहले उनको दिल्ली ट्रेन करवाया गया। जो लोग दिल्ली ट्रेन होकर आए वो जो है अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो छोटे काउंटिंग एजेंट्स यानी दूसरी ईवीएम मशीनों पर बैठने वाले लोग होंगे उनको ट्रेन कर रहे हैं। एक एक जो काउंटिंग एजेंट अंदर दाखिल होगा पूरी ट्रेनिंग के साथ होगा। और बावजूद इसके हो सकता है कि तकनीकी जो खामियां हैं या कहीं कि चुनाव आयोग के जो नए नियम हैं उनसे ये लोग ट्रेन ना हो पाए हो इतने कम समय में। तो इसी कमी को दुरुस्त करने के लिए यहां पर वकीलों की व्यवस्था की गई है। तमाम 10 की 10 सीटों पर यहां पर वकील मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग जो पूरे नियमों को पढ़कर अच्छी तरीके से वहां पर मौजूद रहेंगे और हर नियम को बहुत अच्छे से समझकर ये जो वकील हैं वो वहां पर खड़े किए जाएंगे। किसी भी काउंटिंग एजेंट को अगर किसी भी तरह की कानूनी परेशानियां आती है तो तुरंत वो बाहर आकर उस वकील की मदद ले सकता है। ये सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि तमाम सीटों पर मुकाबला कांटे का देखने को मिल रहा है और किसी भी तरह का धोखा उनके साथ नहीं हो। इसी धोखे को बचाए रखने के लिए यहां पर कांग्रेस पार्टी ने पुख्ता बंदोबस्त काउंटिंग एजेंट्स के रूप में, कानूनी हेल्प के लिए वकीलों की व्यवस्था के रूप में तमाम जो इंतजाम हैं वो किए हैं। किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी ये अपने साथ नहीं होने देना चाहती कि कम वोटों के अंतर से उन्हें वो जीत रहे हो और उन्हें हरा दिया जाए। ये संभव नहीं हो पाएगा। ये कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं और ये पूरी व्यवस्था मैंने देखी है। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से महेश बता रहे हैं कि तैयारियां सभी दलों के द्वारा काउंटिंग को लेकर हैं क्योंकि काउंटिंग मैनेजमेंट पर फोकस करना सभी पार्टियां चाहती भी हैं। जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया कि थोड़े बहुत वोटों से भी अंतर हो तो कोई बड़ा परिवर्तन देखने को ना मिले और उसका खामियाजा पार्टी को न भुगतना पड़े, इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयार हैं। अब सवाल अगर सीटों के कर लें तो कुछ सीटों पर बात ये भी कही जा रही है, चर्चाएं हैं कि सीटों पर बीजेपी को बड़ी और कड़ी चुनौती मिलती नजर आ रही है। सोनीपत, रोहतक और सिरसा ये 3 सीटें हैं जहां की जो चर्चा है वो ज्यादा चल रही है। इन सीटों पर बीजेपी को टक्कर मिलती नजर आ रही है क्योंकि सिरसा कहीं ना कहीं पारंपरिक सीट भी रही है कांग्रेस की। तो किस तरीके की परिस्थिति कुछ सीटों पर बनेगी, कुछ पर किस तरीके की आगामी स्थिति देखने को मिलेगी जो कि वोटों में कन्वर्ट होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती तो मिली है। वो राज्य सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर रहा हो या प्रत्याशी को लेकर रहा हो। देखिए, सिरसा में अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बदला, अगर वहां अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया गया तो उनका विरोध भी हुआ, तो पार्टी के अंदर भी विरोध हुआ। वो पार्टी में इस ढंग से समायोजित होने चाहिए थे, वो लेकर पार्टी के कुछ लोगों में नाराजगी भी रही है। अगर वहां देखिए सिरसा में अभी तक सभी जो सर्वेक्षण बता रहे हैं कि वहां कांग्रेस का पलड़ा भारी है। अगर वहां कांग्रेस की जीत होती है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अशोक तंवर की व्यक्तिगत जो है वो हार होगी। हालांकि हर बार जितने बार वो चुनाव लगते हैं, चाहे हारते भी रहे तो 4 लाख के करीब वो वोट लेते रहे। तो अब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनकी क्या स्थिति बनती है, कितने वोट ले पाते हैं, क्या वो 4 लाख के आंकड़े को छू पाते हैं या उससे भी कम जाते हैं। अभी कुमारी शैलजा का पलड़ा भारी है, ये सभी लोग कह रहे हैं। और इसलिए में रोहतक की जो स्थिति है, देखिए रोहतक में भी परिणाम जो है पिछली बार बहुत कम अंतर का रहा था, इस बार जो है कोसली जो है वो निर्णायक भूमिका में रहता है। तो इसलिए हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो अब भी दावा कर रही है कि कोसली के परिणाम चमत्कारिक होंगे और रोहतक की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये तो दावे सभी करते हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। दीपेंद्र हुड्डा के अलावा उनकी पत्नी और माता जी ने भी बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है। तो इसलिए रोहतक के परिणाम पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। सोनीपत में जो है हार जीत का अंतर कितना
इतना कम रहने वाला है। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सजग हैं और कांग्रेस की भी पूरी तैयारी है। आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी है, जो जगत प्रकाश नड्डा जी के निवास पर गए हैं, बैठकें भी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति बना रही है। तो ये स्थिति कुछ भी हो सकती है, हार जीत के अंतर को लेकर तनाव भी पैदा हो सकता है। इसलिए चुनाव आयोग को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से मतदान निष्पक्ष और हुआ है तो मतगणना भी लगता है कि उस तरह से चुनाव आयोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मतगणना में अब कुछ ही समय का इंतजार है, कुछ ही घंटों का इंतजार है, उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी कि हरियाणा में जो वोटर्स है उन्होंने किस पार्टी पर, किन उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है, लोकसभा के इस चरण में किसको अपना माना है और किसके पक्ष में मतदान किया है। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद दोपहर आते आते यानी दिन चढ़ते चढ़ते तस्वीर साफ होने लगेगी। फिलहाल इस चुनावी माहौल में कोई भी राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो काउंटिंग की बात कर लें, काउंटिंग मैनेजमेंट की बात कर लें या फिर आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने की। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कल जब काउंटिंग होगी तो जनता किस पर भरोसा जताती है, वो तो कल ही साफ हो पाएगा।